जिस तरह से आज लोगों के पास आर्थिक संपन्नता बढ़ रही है, लोग साधन और संपन्न होते जा रहे हैं। एक तरफ यह सारी चीजें आपको सुखी होने का साधन तो बन रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या कुछ लोगों के लिए उसके अहम भाव की उत्पत्ति का कारण नहीं बन रही हैं? जबकि कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आध्यात्मिक रूप से अपने आप में काफी संयम बरतते हैं और जिसकी वजह से उनमें संतुलन होता है। लेकिन ऐसे लोगों की प्रतिशतता कितनी है? जरा आप खुद ही विचार कीजिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं और आप जैसे कितने लोग हैं जो उन श्रेणियों में आते हैं। क्या कुछ लोगों के मन में ऐसा भाव नहीं उठता है कि हमारे पास सामने वाले से अधिक साधन है और सामने वाले से अधिक पावर और पैसा है, और अहंकार की उत्पत्ति तो इन्हीं भावों की वजह से होती है। आप कहीं ऐसा मत सोच लीजिएगा कि हमारे कहने का तात्पर्य हो कि किसी आदमी के पास साधन ना हो, आर्थिक रूप से वह संपन्न ना, लेकिन कोई भी चीज अगर आप आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करेंगे तो उसमें संतुलन की आवश्यकता पड़ेगी, और यह संतुलन आपके सही विवेक से होगा जो आपको आध्यात्मिक रूप से ही प्राप्त होगा। आप मान लीजिए कि आपके घर में एक घड़ा है और उस घड़े में पानी है, और वह घड़ा इतना बड़ा है कि उसमें एक बार पानी भरेंगे तो 1 महीने का काम चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें तो आपको पानी प्रतिदिन उतना ही भरना पड़ेगा जितना आप खर्च कर पाते हैं। अगर गलती से आप पानी अधिक भर लिए तो या तो वह पानी दूसरे के प्रयोग में लाइए, या इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि वह पानी बिना दूषित हुए 1 महीने तक चल सके। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं तो वह संग्रह पानी आपके मानसिक और शारीरिक स्थिति को दूषित कर सकता है। और यह बातें उन सभी चीजों पर लागू होती हैं जो इस भौतिक जगत में नश्वर हैं। केवल एक ही तकनीकी ऐसी है जिसका सहारा लेकर आप इन सभी चीजों को जड़ता होने से बचा सकते हैं और संतुलित कर सकते हैं, और वह है आपका सही विवेक। विवेक तो सबके पास होता है, लेकिन सही विवेक का तात्पर्य है जो सकारात्मक और शुभता से जुड़ा हुआ हो, और यह केवल आध्यात्मिक प्रयासों से ही आपको मिलना संभव है। जब हमारे पास पावर और पैसा दोनों ही अधिक होता है तो यह हमें किस तरह से प्रभावित करता है और इसे किस तरह संतुलित करना चाहिए, जानते हैं बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से। एक दिन कौशल के महाराज को भगवान बुद्ध की सेवा में उपस्थित होना था। बुद्ध से मिलने का एक समय निर्धारित किया गया था, लेकिन न्यायिक कार्यों में समय अधिक लगने की वजह से जो समय निर्धारित किए थे उससे विलम्ब भगवान बुद्ध के यहाँ पहुँचते हैं। जब भगवान बुद्ध ने उनसे विलम्ब आने का कारण पूछा तो कौशल के महाराजा ने कहा कि हे गुरुवर, मेरे समक्ष जनता की एक बहुत ही पेचीदा समस्या आ गई थी और जिनका निर्णय लेना मुझे बहुत ही आवश्यक था। यही वजह है कि मुझे आने में इतना विलम्ब हुआ और इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हे राजन, किसी भी मामले पर न्यायपूर्वक और निष्पक्ष भाव से विचार करना ही सबसे पहले अनिवार्य भी है और यही उचित भी है। इस तरह के कर्म आपके मोक्ष की प्राप्ति में आपकी मदद करते हैं, और मैं भी तो अपने परामर्श में इसी तरह का संदेश देता हूँ। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब राजा के सभी परामर्शदाता विद्वान होते हुए सर्वज्ञ नहीं होते हैं, फिर भी वह 4 प्रकार की धूर्तताओं से बचकर और 10 शीलों का आचरण का पालन करते हुए उचित और न्यायपूर्ण निर्णय लेता है, और राज्य करने के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौशल के राजा ने भगवान बुद्ध के समक्ष एक प्रश्न की जिज्ञासा रखा। हे गुरुवर, एक सच्चे गुणवान व्यक्ति की निशानी क्या है? उसकी गुणवत्ता को परखने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? राजा की बात सुनकर के भगवान बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी उसे सुनाते हैं। एक बार काशी के राजा ब्रह्मदत्त की पटरानी के गर्भ से बोधिसत्व ने जन्म ग्रहण किया। जन्म के पश्चात पंडितों ने नामकरण करके उनका नाम ब्रह्मदत्त रखा। उनके सभी संस्कार विधिवत संपन्न कराए गए और 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें शिक्षा हेतु तक्षशिला भेज दिए गए। ब्रह्मदत्त ने तक्षशिला में हर तरह की शिक्षाओं और हर तरह की कलाओं का अध्ययन किया। पिता के मृत्यु के पश्चात ब्रह्मदत्त काशी के उत्तराधिकारी बने। राजा ब्रह्मदत्त ने अपने शासन काल में सभी कार्यों को बहुत ही न्यायपूर्ण और सही ढंग से संपन्न कराते थे। थोड़े ही दिनों में राज्य में विग्रह की स्थिति कायम हो गई। राजा ने सोचा कि शायद सही प्रसंग उपस्थित नहीं होने की वजह से लोग उनके समक्ष आने में भयभीत हैं, इसलिए सही जानकारी के लिए उन्होंने
प्रत्यक्ष और गोपनीय जांच कराई। जांच कराने के पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि पूरे राज्य में उनके कार्यों की प्रशंसा हो रही है। ब्रह्मदत्त को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उनके राज्य के सभी प्रजा उनसे एक संतुष्ट और खुश है। राज्य के बाहरी लोग उनके संबंध में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, यह जानने के लिए उन्होंने अपना वेश बदल करके रथ पर सवार होकर बाहर निकल पड़े। लेकिन वह जहाँ जहाँ गए, जिन लोगों के बीच में गए, सभी लोग काशी के राजा की प्रशंसा ही कर रहे थे। ठीक उसी समय कौशल के राजा मलिक के मन में भी ऐसा ही विचार आया कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसने भी अपना वेश बदलकर अपने राज्य से बाहर निकला। संयोगवश जिस समय ब्रह्मदत्त अपनी यात्रा समाप्त करके काशी की ओर लौट रहे थे, एक नदी के छोटे से पुल पर उनका सामना मलिक से हो गया। नदी का पुल छोटा था और दो रथ उस पर एक साथ नहीं आ सकते थे। कौशल राज का सारथी ने सामने आते हुए रथ के सारथी से आवाज लगाई कि मार्ग छोड़ दो, अपने रथ को एक तरफ कर लो। काशी राज का सारथी ने दूसरे सारथी से उत्तर देते हुए कहा कि शायद तुम नहीं जानते हो कि इस विशाल रथ पर स्वयं काशी के महाराज ब्रह्मदत्त विराजमान है। उचित यही है कि अपने रथ को एक और हटाकर मार्ग दे दो। कौशल राज्य का सारथी ने दोबारा आवाज लगाया कि हे सारथी, हठ मत करो। तुम्हें पता नहीं कि यह रथ किसका है? यह रथ कौशल के विशाल साम्राज्य के सम्राट मलिक का है और उचित यही होगा कि तुम उनका सम्मान करो और अपना रथ हटाकर एक तरफ कर लो ताकि हमारा रथ आगे निकल जाए। काशी का सारथी ने सोचा कि यह दोनों ही बड़े राज्यों के सम्राट हैं। आखिर यह निर्णय कैसे होना चाहिए कि किसका रथ पहले जाएगा। उसने मन ही मन विचार किया कि इसका निर्णय आयु के आधार पर होना चाहिए। जो उम्र में छोटा होगा उसी को अपना रथ हटाना उचित होगा। उसने अपना विचार सामने वाले सारथी के सामने रखा। तब उसे यह ज्ञात हुआ कि दोनों ही राजा समवयस्क हैं। तब उसने राज्य का विस्तार बताया, उनकी मर्यादा बताया, उस वंश का गौरव बताया, संपत्ति कितनी है और आदि विषय में प्रश्न किए। सभी तथ्यों का आधार बनाने के बावजूद भी यह कठिन हो गया कि कौन सा राजा छोटा और कौन सा राजा बड़ा होगा, क्योंकि दोनों ही वंश के राजा मर्यादित थे। दोनों के पास जो संपत्ति थी उसकी स्थिति दोनों की एक जैसी थी। सारथी ने सोचा कि शायद गुणों के आधार पर निर्णय लेना आसान होगा। उसने कौशल के सारथी से कहा कि अपने राजा के गुणों का बखान करो। फिर कौशल का सारथी ने अपने राजा के गुणों की बखान की। उसने विधिवत चित्रण किया। राजा मलिक का सारथी ने कहा कि मलिक दुष्ट के साथ दुष्टता का बर्ताव रखते हैं और विनम्र को अपनी नम्रता के अधीन कर लेते हैं, भले को अपनी नेकी से प्रभावित करते हैं और पापी का ऋण उसी के सिक्का से चुकाते हैं। इस तरह के सभी गुणों से भरे हुए हैं और उचित यही होगा कि तुम भी अपना मार्ग से अपना रथ हटा लो। तब काशी का सारथी ने कहा कि क्या तुम्हारे गुणवान राजा की यही खासियत है? अगर तुम यह समझते हो कि गुणवान व्यक्ति की यही निशानी है तो इसे समझने का दोष किसमें है? तुम जो भी व्याख्या कर रहे हो वह सब दोषावली के अंतर्गत आता है। कौशल का सारथी खींच कर उत्तर दिया, परंतु तुमने तो अपनी राजा की गुणावली के बारे में कुछ बताया ही नहीं। क्या है गुण तुम्हारे राजा की? जरा व्याख्या तो करो, सुनाओ तो जरा। काशी के सारथी ने बड़े ही नम्रता से कहा कि वह बुराई पर अपने भलाई के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं। वह उदारता के बल पर कृपाणता को परास्त करते हैं। झूठ का ऋण सत्य के सिक्कों से चुकाते हैं। इसके आगे कुछ और बताएं या इतना ही से समझ लोगे कि गुणवान व्यक्ति की निशानी क्या है? अब तुम ही निर्णय करो कि कौन व्यक्ति पहले रथ हटाएगा। इन शब्दों को सुनने के पश्चात राजा मलिक और उनका सारथी रथ से उतरकर ब्रह्मदत्त को सम्मान देते हैं और अपना रथ रास्ते से हटाकर उनके रथ को आगे जाने देते हैं। इस वीडियो को देखने और सुनने वाले अपना क्या अर्थ निकालते हैं यह कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।